आइए दोस्तों, आज पीएम केयर, पीएमएनआरएफ और एनडीआरएफ पर उठे विवाद पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी या नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी का, जिसे नात्सी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसके एक विचारक थे गोबल्स, जो कि हिटलर के सलाहकार थे। उनका एक कथन याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था, इट वुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू प्रूव विथ सफिशिएंट रिपीटिशन एंड अ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल दैट अ स्क्वायर इज इन फैक्ट अ सर्कल। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम बारंबार एक बात को दोहराएं और लोगों की मनोभावना या मनोविज्ञान को समझें, तो यह स्थापित करना असंभव नहीं है कि एक वृत्त जो है वो दरअसल एक वर्ग है। पहले समझें कि ये विवाद है क्या। तो इसमें विवाद दरअसल ये कहा जा रहा है, दो तीन बातें हैं। पहला ये कि जब एनडीआरएफ और पीएमएनआरएफ की का प्रावधान पहले से उपलब्ध था, तो एक नया फंड पीएम केयर के नाम से क्यों बनाया गया। तो एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि पीएम केयर के विषय में जो आरटीआई डाली गई, उसका उत्तर जो है क्यों नहीं मिला कि इसका फंड कहाँ से आया और किन लोगों को गया। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि पीएम केयर को कैग के बाहर क्यों रखा गया है। आइए इन तीनों प्रश्नों पर एक एक करके दृष्टि। फंड्स जो हैं, इनकी संरचना देखें। इनकी मूलभूत संरचना ये है कि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर, ये दोनों प्राइवेट फंड हैं, ये दोनों प्राइवेट ट्रस्ट हैं। ये सरकार के अंग नहीं हैं। इनमें पैसा सरकार नहीं डालती, इनमें पैसा जो है वो नागरिक देते हैं विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए, जिसमें और तीसरा जो फंड है वो है एनडीआरएफ, और एनडीआरएफ का पैसा जो है वो सरकार से आता है। अब अगर हम राष्ट्रीय नियंत्रक एवं लेखाधिकारी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को देखें, तो उसके परव्यू में या उसके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ वो एंटिटीज़ या वो संगठन आते हैं जो सरकार से पैसा लेते हैं। चूंकि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर ये दोनों सरकार से पैसा नहीं लेते, ये कैग के स्कोप से बाहर हैं, ये कैग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। तो ये बात यहाँ से स्थापित होती है कि पीएम केयर की ऑडिट जो है वो कैग क्यों नहीं करता या क्यों नहीं कर सकता, कि कैग पीएमएनआरएफ की भी ऑडिट नहीं करता था। 1949 से आज हम 2020 में बैठे हैं। पिछले 70 सालों से ये फंड चल रहा है। इस फंड की भी कोई ऑडिट कैग नहीं करता था। कैग के अधिकार क्षेत्र में केवल वही फंड आते हैं, वही संस्थाएं आती हैं जिनमें सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा लगा होता है। प्राइवेट ट्रस्ट में जो पैसे जाते हैं, ये प्राइवेट ट्रस्ट जो भी होते हैं, उन पे कैग का दखल नहीं होता है। यह बात तब भी स्थापित हुई थी जब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर आरटीआई डाली गई थी। तो इस प्रकार ये जो भी प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, ये आरटीआई के अधिकार क्षेत्र से एवं सरकारी ऑडिट एजेंसी यानी कैग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि तीनों जो फंड हैं, इन तीनों फंड में से एनडीआरएफ को छोड़ दें तो पीएमएनआरएफ और पीएम केयर ये दोनों संरचना में लगभग एक समान है। दोनों प्राइवेट ट्रस्ट हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चलने वाला प्राइवेट ट्रस्ट, जिसमें आम नागरिक अपना पैसा देश हित में जमा कर सकते हैं। 1948 में पीएमएनआरएफ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और इसका उद्देश्य उन विस्थापितों की मदद करना था जो विभाजन में अपनी मूल भूमि छोड़कर, मूल जन्मभूमि जो बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गई थी, उसको छोड़कर भारत आ रहे थे, उनकी मदद के लिए पीएमएनआरएफ की स्थापना की गई। अब इसमें अगर हम दोनों पीएमएनआरएफ और पीएम केयर को साथ साथ रखें, तो आप देखेंगे कि पीएमएनआरएफ में रचनात्मक पारदर्शिता उसमें नहीं थी, और इस फंड में इसके जो मुखिया हुए वो प्रधानमंत्री हुए, और इसमें और लोग जो थे
वो आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो अब कांग्रेस पक्ष में हो विपक्ष में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, टाटा ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि और इंडस्ट्री से या उद्योग जगत से या व्यापार जगत से फिक्की का एक प्रतिनिधि। तो ये संरचना थी पीएमएनआरएफ की। इसके समक्ष अगर हम पीएम केयर को देखें तो पीएम केयर में पहली चीज़ तो पीएम केयर में जो सदस्य हैं उसमें अगर आप देखें तो पीएम केयर के सदस्य प्रधानमंत्री हैं, जो भी उस वक्त प्रधानमंत्री हों, जब वो जिस वक्त की हम बात करें तो उस समय जो प्रधानमंत्री हों, 3 मुख्य मंत्रिमंडल से चुने हुए वो इसके सदस्य हैं, जिसमें वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, चाहे वो जो भी हों, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार हो। चुने हुए मंत्री जो हैं वो उस ट्रस्ट के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि पीएमएनआरएफ जो जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी और पीएम केयर जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्थापित किया है, इन दोनों में संरचनात्मक रूप से कहाँ हम पारदर्शिता अधिक पाते हैं। अगर हम आज की परिस्थिति से इसको कंपेयर करें तो आप या तुलना करें तो आप देखेंगे कि इसकी तुलना इस प्रकार हो सकती है कि आज अगर पीएमएनआरएफ बना होता और तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी उसके सदस्य होते, जेपी नड्डा उसके सदस्य होते, और टाटा ट्रस्ट का अगर आप इक्विवेलेंट ले लें तो या बराबरी का अगर आप उद्योग का प्रतिनिधि ले लें तो संभवतः अंबानी ग्रुप का एक प्रतिनिधि हो और एक फिक्की का प्रतिनिधि हो। अब आप अपने हृदय से पूछें और जो प्रश्न उठा रहे हैं उनसे इस बारे में पूछें कि यदि पीएम केयर की संरचना पीएमएनआरएफ के समान होती तो उनका इस पर क्या स्टैंड होता। समय के साथ कुछ परिवर्तन पीएमएनआरएफ में भी हुआ। पीएमएनआरएफ की जो संरचना थी ट्रस्ट की, उसमें से 1985 में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम हटा दिया गया और प्रधानमंत्री का नाम आ गया। लेकिन उसके साथ एक और परिवर्तन किया राजीव गांधी ने ये परिवर्तन किया कि उसका जो फंड था उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, वो उसका निर्णय पूर्णतः एकाकी रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया। तो जो भी एक समूहगत सुरक्षा होती है किसी भी निर्णय में, जब आप समूहगत निर्णय लेते हैं, वो उससे हटा दिया गया। जबकि अगर आप पीएम केयर देखें तो पीएम केयर में जो भी निर्णय होते हैं कि वो फंड किस प्रकार खर्च किया जाएगा, उसमें से कितना पैसा किस मद में जाएगा, तो वो निर्णय जो होता है वो ट्रस्ट मिलकर लेता है, जिसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया उसमें 3 मंत्री होते हैं चुने हुए और प्रधानमंत्री जो उस वक्त के चुने हुए प्रधानमंत्री हों। ये ट्रस्ट जो है ये मिलकर इस पर निर्णय लेता है कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा। और अब एक प्रश्न ये आता है कि जब ये 2 फंड पहले से उपलब्ध थे तो पीएम केयर क्यों बनाया गया? तो उसका उत्तर ये है कि पीएम केयर की स्थापना खास तौर पर कोरोना के संकट के निवारण में जो खर्च होना है उसके लिए की गई सरकार के मद में। और चूंकि सरकार के भी जो वित्तीय स्रोत हैं वो कम हो जाते हैं कोरोना जैसी महामारी के दौर में, जब लॉकडाउन हो जाता है और उद्योग बंद हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में। और दूसरा कारण ये था कि एनडीआरएफ जो है वो अस्थायी प्रावधान है। जब भूकंप होता है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है, और एनडीआरएफ का जो गठन किया गया है वो ग्लोबल अग्रीमेंट के तहत किया गया है कि किस प्रकार इस प्रकार की विभीषिकाओं का सामना किया जाए, जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का किस प्रकार सामना किया जाए, उसके प्रावधान, उसके लिए एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। केयर का जो प्रावधान है वो थोड़ा सा लंबा है। इसमें जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपदा को हम अवसर बनाएं। तो पीएम केयर में जो कोरोना के संदर्भ में जब पीएम केयर की स्थापना की गई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना का सामना करना नहीं था, इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना था, और जो कि एक लॉन्ग टर्म रहेगा। आज जहां वेंटिलेटर लग गए छोटे छोटे गांव में, जो जिला के अस्पताल हैं, वहां पे कोरोना के
माध्यम से वहाँ आज वेंटिलेटर पहुँच गए हैं और इस प्रकार की सुविधाएं जो पहुँच रही हैं, तो वो सारा कुछ उसमें था। दूसरी एक और महती बात ये थी कि इसके अंदर एक प्रावधान था रिसर्च का, क्योंकि इसमें दवाइयों पर रिसर्च हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, तो ये सारा रिसर्च जो था वो बाकी फंड्स में कवर नहीं होता था। दरअसल जब सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रश्न उठाया गया तो यही उत्तर सरकार ने भी दिया कि इसकी आवश्यकता क्यों थी और एनडीआरएफ का पैसा इसमें क्यों नहीं जा सकता था। हालांकि बाद में इसमें संशोधन सरकार ने ही किए अप्रैल के महीने में, तो उसके बाद एनडीआरएफ का भी पैसा इसमें जा सकता था, परंतु ये एक फंड रहा जो कि एक प्राइवेट फंड रहा, जिसमें प्राइवेट सिटीजन या आम नागरिक अपने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र निर्माण की ओर इस आपदा के समय में पैसे जमा कर सकते हैं, जिसका उपयोग एक दूरगामी रूप से इस आपदा और आने वाली महामारियों का सामना करने के लिए किया जा सके। अब हम आते हैं ऑडिट के प्रश्न पर, जिस पर सबसे ज़्यादा हो हल्ला हुआ और जो भी सरकार विरोधी चैनल्स हैं उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि हमारे दबाव में आज सरकार ऑडिट करने को तैयार हुई है। तो इसमें आप अगर देखें तो एनडीआरएफ कैग से ऑडिट होता था। जैसा मैंने पहले कहा कि ये दो प्राइवेट फंड है, पीएमएनआरएफ और पीएम केयर, इन दोनों को ऑडिट करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। अब दूसरी बात ये कि इसकी दो मीटिंग हुई। पहली मीटिंग मार्च में हुई जब इस फंड की स्थापना हुई पीएम केयर की, और दूसरी मीटिंग हुई अप्रैल में। ये दूसरी मीटिंग में ही ये तय हुआ कि सार्क एंड एसोसिएट जो हैं ये इस फंड को ऑडिट करेंगे। सार्क एंड एसोसिएट वही ऑडिटर हैं जो पीएमएनआरएफ को भी ऑडिट कर रहे हैं, और ये निर्णय किसी के दबाव में नहीं हुआ, ये दूसरी ही मीटिंग में ये निर्णय ले लिया गया था। और अब उस पर कई लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि यदि इसमें कुछ घपला नहीं है तो हमें बताते क्यों नहीं, ऑडिट क्यों नहीं कर देते। अब मुझे कोई ये बताए और ये समझाए कि ऐसी कौन सी संस्था होती है जिसकी स्थापना के 2 महीने के अंदर उसका ऑडिट होता है या 3 महीने के अंदर उसका ऑडिट होता है, वो भी ऐसे समय, और ऐसी संस्था जिसका निर्माण ही एक महामारी से लड़ने के लिए किया गया हो और वो महामारी अभी समाप्त हुई नहीं हो और 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ हो, और आप चाहते हैं कि 2 महीने के अंतराल पर उसका ऑडिट सिर्फ इसलिए करा दिया जाए क्योंकि दवायर या इस प्रकार के कुछ डिजिटल मीडिया हैं वो उस पर आपत्ति उठाते हैं, क्षोभ प्रकट करते हैं, क्रांति की मांग करते हैं और दुनिया भर की तमाशेबाजी करते हैं। तो इस प्रकार जो 3 विवाद और 3 प्रश्न हमने देखे थे जो लोगों ने उठाए, और उन 3 प्रश्नों का हमने उत्तर दिया। पहला प्रश्न था कि ये 3 फंड थे, पीएमएनआरएफ जो कि 1948 में स्थापित हुआ था, दूसरा फंड था एनडीआरएफ जो कि एक ग्लोबल नीति, वैश्विक नीति के तहत आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं और संकटों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था, और तीसरा फंड जो है पीएम केयर जो कि स्पेसिफिकली कोरोना के आने के बाद इस महामारी के संदर्भ में स्थापित किया गया, जिसके अंदर शोध, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और इस प्रकार के दूरगामी कदम और दूरगामी परियोजनाएं जो इसके प्रावधान में आती हैं। इन 3 फंडों में से हमने बताया कि संरचनात्मक रूप से एनडीआरएफ इनसे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि वो फंड जो है वो सरकारी धन से चलता है। अब इन दोनों, चूंकि एनडीआरएफ इस पूरी प्रक्रिया से बाहर है, क्योंकि एनडीआरएफ को कैग ऑडिट करती है, एनडीआरएफ कैग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये दोनों ट्रस्ट, बाकी जो दोनों ट्रस्ट हैं ये प्राइवेट ट्रस्ट हैं, ये कैग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अब ये दोनों ट्रस्ट जो हैं, इसमें से एक ट्रस्ट जो है लंबे समय से, कई दशकों से एक पर्टिकुलर ऑडिट एजेंसी इसको ऑडिट करती थी। अभी कुछ समय पहले इसको बदल के सार्क एंड एसोसिएट्स को दिया गया। वही सार्क एंड एसोसिएट्स पीएम केयर को भी ऑडिट कर रहा है, और अगर ये पीएमएनआरएफ के लिए उचित ऑडिटर है तो ये पीएम केयर के लिए भी उचित ऑडिटर है। तीसरा प्रश्न था कि ये स्थापना दबाव में की गई या नहीं, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 23 अप्रैल 2020 को इसी वर्ष मार्च में पीएम केयर की स्थापना होती है, और 23 अप्रैल की जो इनकी मीटिंग होती है उसमें ये तय किया जाता है कि सार्क एंड एसोसिएट्स को ही इसके ऑडिट का काम दिया जाए। तो ये किसी दबाव में नहीं हुआ, ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। दूसरी बात और अंतिम बात ये कि जो इस पे चर्चा हो रही है कि हमें बताओ ऑडिट करो, तो किसी भी संस्था की 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ऑडिट नहीं होती है। संस्था का ऑडिट 1 वर्ष के उपरांत ही होता है। हम इन सब अफवाहों पर ना जाएं और
संतोष रखें और सरकार के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।